हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कल हमने पढ़ा था बप्पा रावल के बारे में। हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, शुरू की थी हमने परसों हमारी पहली क्लास में। फिर हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था। कल वाली हमने क्लास में गोहिल से लेकर बप्पा तक की जानकारी ली थी, जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में अच्छे से बताई थी। और फिर भी मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि बप्पा गोहिल वंश की जानकारी दी थी। फिर गोहिल जो है, गोहिल का एक हमें अपने सामोली अभिलेख मिलता है। सामोली अभिलेख में हमें पता चलता है कि कोई शिलादित्य नाम का राजा है, जो कि गोहिल वंश का 5वां राजा है। तो सामोली अभिलेख क्या काम का है? तो सामोली अभिलेख हमें बताता है कि गोहिल से जो है ना, गोहिल वंश के मैं मतलब शासन काल का जो एग्जैक्ट हमें कोई पता चलता है कि हम मानते हैं कि 566 ईस्वी हम गोहिल की स्थापना मानते हैं। तो गोहिल वंश की स्थापना 566 हम किस आधार पर मानते हैं? तो वो सामोली अभिलेख के आधार पर मानते हैं। फिर हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा। बप्पा रावल हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर अधिकार करता है। फिर वो कोई गजनी के राजा सलीम को हराता है। फिर उसको जो उपाधियां थी वो राजगुरु, दान गुरु और चकवे नाम की, ये पढ़ा था। अब हम उससे आगे थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसका नाम जो राजा है वो अल्लट है। अल्लट के बारे में ज़्यादा हमें कोई जानकारी मिलती नहीं है। हम एक प्रशस्ति पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम अभिलेख। सारनेश्वर प्रशस्ति है और आठपुर अभिलेख है। प्रशस्ति और अभिलेख में क्या अंतर है? तो प्रशस्ति जिसमें राजा अपनी केवल और केवल प्रशंसाएं करता है, अपने पूर्वजों की प्रशंसाएं करता है। और अभिलेख मैंने बता दिया कि अभिलेख में उस समय की समस्त घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, दोनों ही पत्थर पर लिखवाए जाते थे। तो हम पढ़ते हैं अल्लट के बारे में। पहला जो प्रशस्ति पढ़ लेते हैं हम, कि इसके बारे में जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है। सारनेश्वर प्रशस्ति। सारनेश्वर प्रशस्ति कब की है? तो 953 ईस्वी की है। 953 ईस्वी की है सारनेश्वर प्रशस्ति। क्या है सारनेश्वर प्रशस्ति में? तो कहते हैं कि सारनेश्वर प्रशस्ति हमें मिलती तो है किसी उदयपुर के महादेव, सारनेश्वर महादेव मंदिर में, लेकिन ये जो वास्तविक रूप में कहीं लगाई गई थी इस प्रशस्ति में, जो वास्तविक रूप से इस प्रशस्ति को कहीं लगवाया गया था, वो लगवाया गया था वराह मंदिर में। वराह मंदिर की जानकारी हमें मिलती है कि आहड़ उदयपुर वाला ही एरिया, वहाँ पर अल्लट उस मंदिर का निर्माण करवाता है। उस मंदिर के निर्माण की जानकारी भी हमें इस प्रशस्ति में मिलती है कि अल्लट नाम का राजा वराह मंदिर का निर्माण करवाता है और उसी वराह मंदिर में कोई अपने सारनेश्वर प्रशस्ति लगवाते हैं। तो फिर ये हमें मिलती सारनेश्वर अपने जो प्रशस्ति है, ये सारनेश्वर मंदिर महादेव मंदिर में कैसे मिलती है? और इसीलिए सारनेश्वर मंदिर में मिलती है, इसीलिए इसको हमने सारनेश्वर प्रशस्ति कहा। लेकिन ये है कहाँ की? वराह मंदिर की। तो हमें ये यहाँ पर कैसे मिलती है? तो कि अब जैसे वराह मंदिर में लगाई होगी, वराह मंदिर टूटा होगा और उससे कोई पत्थर बचा होगा जिसे हम बाटा कहते हैं, और वो जो ये प्रशस्ति वाला पत्थर है वो उसको किसी ने यहाँ पर लाकर लगा दिया, यहाँ पर मंदिर बना रहे थे और इस पर लगा दिया, इसलिए ये प्रशस्ति बच गई और हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। अब क्या था क्या नहीं था हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सारनेश्वर प्रशस्ति एग्जैक्ट कहाँ की है? तो वराह मंदिर। वराह मंदिर कहाँ पर है? तो आहड़। कौन बनवा इसका वराह मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? तो भी इसमें जानकारी दे रखी है कि वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। फिर और क्या जानकारी है इसमें? जानकारी है कि अल्लट की माता का नाम दिया हुआ है, अल्लट के पुत्र का नाम दिया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं कि भाई सारनेश्वर प्रशस्ति में अल्लट, एक तो अल्लट का नाम दिया हुआ है, अल्लट खुद बनवा रहा है सारनेश्वर प्रशस्ति, मंदिर बनवा रहा है, तो उसकी जानकारी तो होगी खुद की। फिर अपनी माता का भी नाम लिखा है। तो माता का नाम इसने लिखा है, माता का नाम लिखा महालक्ष्मी। याद रखना, महालक्ष्मी पूछ सकते हैं कि भाई अल्लट की माता का नाम सबसे पहले हमें कहाँ पर प्राप्त होता है? तो वो प्रशस्ति। फिर पुत्र का नाम दे रखा है, अल्लट के पुत्र का नाम दिया हुआ है नरवाहन। नरवाहन नाम से इनका पुत्र है कोई। तो ये जानकारी है हमें सारनेश्वर प्रशस्ति। और क्या जानकारी मिलती है? तो कहते हैं कि अल्लट
इस मंदिर का निर्माण करवाता है, ये इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है। वो यहाँ पर बड़ा मंदिर का निर्माण करवा रहा है और वो अपने मंत्रियों को ही समस्त जानकारी देता है कि भाई मेरे पास ये मंत्री है, और साथ में वो उनकी पोस्ट को भी बताता है कि भाई मेरा ये मंत्री इस काम के लिए है। जैसे कोई राजकोष के लिए है तो वो कोषाध्यक्ष हो गया, कोई युद्धों के लिए कोई मंत्री बना रखा है। तो सबके अलग अलग काम यानी कि पोस्ट जो होती है ना, अभी जैसे कोई सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच वाला सिस्टम है ना, तो वो वाली जो व्यवस्था थी, अल्लट इसमें बताता है कि भाई मेरा मंत्री ये काम करता है, ये मंत्री ये काम करता है, और उन मंत्रियों के नाम भी लिखवाता है। लेकिन अपने को इसमें ज़्यादा इतना जाना नहीं है क्योंकि अपने जो काम का है हम यही पढ़ रहे हैं। तो बट ये जरूर याद रखना कि जब वो मंत्रियों की और इनकी जानकारी देते हैं तो कई बार क्वेश्चन बन गया है कि मेवाड़ का प्रथम राजा अल्लट ही है जो प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, मतलब नौकरशाही बनाता है। तो प्रशासनिक अधिकारी की जानकारी कौन देता है? तो अल्लट देता है। तो ये जो सारनेश्वर प्रशस्ति है जिसमें अल्लट नाम का कोई ये जो राजा है, ये मेवाड़ का पहला राजा है अल्लट, मेवाड़ का प्रथम राजा। लिख लो आप, मेवाड़ का प्रथम राजा प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, प्रशासनिक अधिकारी। क्या होते हैं प्रशासनिक अधिकारी? तो वो नौकरशाही कह सकते हैं। तो कहते हैं कि मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत कहीं से होती है, तो वो कहाँ से होती है? अल्लट से। ये अपने सारे राजाओं, उनके सारे मंत्रियों और उनके नामों के बारे में भी इसमें जानकारी देता है। वरहा मंदिर में चंदा देने वाले, जिनको बोलते हैं गोष्ठिक, चंदा देने वाले लोग जो है उनको गोष्ठिक बोलते हैं। उन गोष्ठिकों की जानकारी है, उनका नाम है, किसने कितना चंदा दिया, ये सारी जानकारी है। तो सारनेश्वर प्रशस्ति में हमें ये जानकारी मिलती है। अब सारनेश्वर प्रशस्ति में महालक्ष्मी नाम दिया था, नरवाहन नाम दिया था, अल्लट ने ये निर्माण करवाया था वराह मंदिर का, इसकी जानकारी है। अब हम पढ़ते हैं आठपुर अभिलेख, एक अभिलेख और है, तो उसमें अल्लट के बारे में जानकारी है। बाकी अल्लट का हमें ये नहीं बताया गया, कोई किसी भी इतिहासकार में या किसी भी इसमें नहीं बताया कि अल्लट कहीं का किसी ने युद्ध किया, ऐसा कोई नहीं है। तो हम पढ़ते हैं, एक और बता रखा है इसका, आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख क्या है? आठपुर अभिलेख में तो सबसे पहले तो आठपुर अभिलेख कब का है? तो आठपुर अभिलेख मिलता है 977 ईस्वी का है। ये कोई 977 ईस्वी में कोई अभिलेख लगाया गया है। ये जो अभिलेख है ना, इस अभिलेख को लगवाता है कोई शक्ति कुमार नाम का राजा। तो ये अभिलेख किसका है? शक्ति कुमार नाम के राजा का अभिलेख है। कौन सा? आठपुर अभिलेख शक्ति कुमार नाम के राजा का है। शक्ति कुमार राजा अभिलेख शक्ति कुमार नाम का राजा लगवा रहा है। और क्या जानकारी है? तो शक्ति कुमार, इसमें गुहिल से शक्ति कुमार तक का ये जो वंश क्रमागत सिस्टम है वो बताता है। तो गुहिल से शक्ति कुमार तक की राजाओं का वर्णन है। अपने अल्लट पढ़ रहे हैं तो अल्लट के बारे में क्या जानकारी है? तो अब मैंने बताया था सारनेश्वर प्रशस्ति में अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी बताया गया है। इस अभिलेख में भी अल्लट की माता का नाम तो बताया गया है महालक्ष्मी ही। इसमें अल्लट का नाम बताया सबसे पहले कि भाई मैं इस कोई अल्लट नाम का राजा है। फिर इस आठपुर अभिलेख में उसकी माता का नाम बताया गया है महालक्ष्मी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि महालक्ष्मी तो सारनेश्वर प्रशस्ति में भी बता रहा है, लेकिन महालक्ष्मी नाम तो बताया गया है और वह लिखा गया है कि यह राष्ट्रकूट थी। यह राष्ट्रकूट है, सॉरी, यह राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट कौन? तो आज के राठौड़, जिन्हें हम राठौड़ कहते हैं, जिन्हें हम आज राठौड़ कहते हैं, उनको पहले क्या कहते थे? राष्ट्रकूट। महालक्ष्मी राठौड़ है, राष्ट्रकूट है। तो इससे यह जानकारी मिलती है कि भाई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में अच्छे संबंध हुआ करते थे, या गुहिल वंश का और राठौड़ वंश का अच्छे संबंध हुआ करते थे। फिर और क्या जानकारी है? इसमें अल्लट की पत्नी का नाम दे रखा है। आठपुर अभिलेख में अल्लट की पत्नी का नाम दिया है।
पत्नी का नाम दिया है, पत्नी का नाम क्या दिया है, तो हरिया देवी। हरिया देवी अल्लट की पत्नी है। और ये जो हरिया देवी है ना, ये हूण राजकुमारी है। हूण राजकुमारी है। हूण कोई विदेशी जाति हुआ करती थी जो पहले भारत पर दुर्दांत जाति हुआ करती थी, कोई जो पहले अलग अलग जगहों पर झुंड में रहते थे और आक्रमण करते थे, कबीले हुआ करते थे। हूण कोई कबीला हुआ करते थे। तो कहते हैं कि प्राचीन समय में कोई ये जो हूण है वे विदेशी थे और ये भारत पर बार बार अटैक करते थे, आक्रमण करते थे। फिर बाद में ये यहीं पर रहने लग गए कुछ परिवार, धीरे धीरे ये बहुत सारे हो गए और ये हमारे समाज के साथ घुल मिल गए। उन्हीं में से कोई हरिया देवी नाम की राजकुमारी है जो अल्लट की पत्नी है। इस आर्टपुर अभिलेख में एक जानकारी और है कि हरिया देवी जो है ना, हरिया देवी एक गांव बसाती है। उस गांव का नाम है हर्षपुर। बस अल्लट के बारे में अपने पास ये मोटी मोटी सी ये जानकारी है। एक हम सारनेश्वर प्रशस्ति के हिसाब से पढ़ते हैं, एक हम आर्टपुर अभिलेख के हिसाब से पढ़ते हैं। सारनेश्वर प्रशस्ति में वो वराह मंदिर का निर्माण करवाता है, पत्नी अपनी माता का और अपने पुत्र का नाम बताता है, माता महालक्ष्मी नाम बताता है। फिर हम जब वो बताता है उसके जो नौकर अपने जो मंत्री थे उनके नाम बताता है, मंदिर में कौन कौन किसने किसने चंदा दिया यानी उनको गोष्ठिक बोलते हैं और वो नाम लिखवाता है। फिर आर्टपुर अभिलेख आता है 977 ईस्वी का। इसमें मैंने बता दिया आपको कि अल्लट का नाम है ये जो पहले तो मैंने बताया कि आर्टपुर अभिलेख है किसका, तो शक्ति कुमार नाम के राजा का है। शक्ति कुमार जो है ना वो इस अभिलेख में कुहिल से लेकर शक्ति कुमार तक का वर्णन करता है। फिर इसमें अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी दे रखा है और वो राष्ट्रकूट यानी राठौर थी, ये जानकारी मिलती है। अल्लट की पत्नी हरिया देवी है और हरिया देवी के बारे में कि भाई वो हूण राजकुमारी है, ये जानकारी मिलती है। फिर हरिया देवी ने कोई गांव बसाया था हर्षपुर नाम से, तो उसके बारे में जानकारी है। धन्यवाद। हम आज अपने अल्लट यहीं पर समाप्त होता है और इससे आगे वाले राजा के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।